बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में आपको चंद अल्फाज बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। जमहूरियत, पार्लिमान, सिलेक्टर्स, मुज़ाकरात, सिलेक्टेड, NRO, ये वो अल्फाज हैं जो हुकूमत की तरफ से भी कहे जा रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से भी कहे जा रहे हैं। पार्लिमान की अगर बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो आपको बिल्कुल इनफेक्टिव नज़र आता है। ये वो पार्लिमान है जहाँ से अपोजिशन रिज़ाइन करने की, इस्तीफ़े देने की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो आपने प्रोग्राम के शुरू में सुना, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात में और सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। PDM को ऑन द अदर हैंड जो दीगर जमातें हैं, खसूसी तौर पे JUIF या PMLN, वो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो और इस्तीफ़े दे दिए जाएं। आज वज़ीर आज़म ने तो चैलेंज कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि ये लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे। अगर पार्लिमान की ही बात करें तो ऐवान बाला के हवाले से हुकूमत ये चाह रही है, और रेफरेंस बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर भी दिया गया है कि ये सीक्रेट बैलेट नहीं हो, जो कि आइन का आर्टिकल 226 कहता है, बल्कि इसको ओपन बैलेट किया जाए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा किया जा सके। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय आती है वो देखना बाकी है, या इसके अलावा हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान की सियासत किस जानिब जा रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जिस हवाले से हमने बात की, सेनेट का जिक्र कर लेते हैं। आप लोगों ने रेफरेंस बाकायदा तौर पर दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय कुछ मुख्तलिफ आती है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आप लोग चाह रहे हैं, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या कानून साजी के अलावा कोई तरीक़ाकार हो सकता है? और उसमें क्या अगर ये लोग रिज़ाइन कर देते हैं, हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं है, तो क्यों कर ये मुमकिन हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो यह है कि सादिया, मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि ये मास्क सारे लोग पहने, बहुत बुरे तरीके से स्पाइक ऊपर जा रही है, और बहुत ज़रूरी है कि लोग महफूज रहें और ज़िंदगियाँ महफूज रहें, ख़ानदान महफूज रहें। जो जा रहे हैं उनके पसमानदान के गम में शिरकत का बेहतरीन तरीका ये है कि मास्क पहना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। अच्छा, दूसरा आपने जो सवाल किया उसके हवाले से मैं पहले एक कमेंट आपकी इजाज़त से करना चाहता हूँ, और कमेंट ये है कि ये अभी लतीफ़ों को इस्तीफ़ों का नाम दिया गया है, और वो लतीफ़े और इस्तीफ़े ये हैं कि ख़ातून वो कह रही है कि हम इस्तीफ़े देंगे, जिसने कहा था कि लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जिसके भाई ने कहा था अल्लाह के फजलो करम से जायदाद मेरी है, कुछ और जायदादें मेरी अम्मा जी की भी हैं। फिर दूसरे भाई ने ये कहा था कि मेरा किराया आता है लाहौर से और मैं तो किराएदार हूँ इनका। नवाज शरीफ ने कहा था पता नहीं किसके हैं, लेकिन रहते वहीं पे हैं, अब छुपे हुए भी वहीं पे हैं। इसलिए इनकी किसी बात के ऊपर इस कौम को एतबार नहीं है, इसीलिए लाहौर का जलसा नाकाम हुआ। इनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है इस सारी मुहिम में, इसके बावजूद वो नाकाम हुई है। अब आ जाइए रेफरेंस के ऊपर कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर सेनेट के इलेक्शन के साथ ही ये आवाज़ें उठती हैं कि देखिए जी, लोग फ़रोख्त हो गए, ज़मीर बेच दिया गया और हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। और उसकी ऊपर जो PTI का शुरू दिन से जो मौक़िफ़ है उसका इजहार हुआ जब KP के अंदर 20 लोगों को इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से ही निकाल दिया इस एलिगेशन के ऊपर, जब उनके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने पेश की। अब ये दो तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि ये हुकूमत भी दाव लगाने की कोशिश करे कि जो इधर उधर से वोट लेके कोई एक आध सीट किसी जगह बढ़ा ली जाए। दूसरा तरीका यह है कि हेड ऑन लिया जाए उस गैर कानूनी और गैर इखलाकी मुहिम को जो सेनेट के इलेक्शन के दौरान दौलत के ज़रिए से चलाई जाती है। तो उसका रास्ता यही था कि हम शो ऑफ हैंड्स की बात करें, जिसको ये एक्सप्रेशन है उसके लिए कि ओपन आइडेंटिफाइबल वोट। अब ये लफ्ज़ जो है ओपन आइडेंटिफाइबल वोट का, इस वक्त इसकी मुखालफत की जा रही है जिन दो सियासी जमातों की तरफ से। उन्होंने मई 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा था वो आप अभी निकलवा के ज़रूर देखें और उसको
लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसके आर्टिकल नंबर 23 में लिखा हुआ है कि जी ओपन यू वेरी राइट, ओपन आइडेंटिफाइबल वोट होना चाहिए था। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबे अरसे से ये बहस चली आ रही है। इसका फोरम दो थे, एक ये कि हम ऑर्डिनेंस के जरिए से कोई अमेंडमेंट करते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, जो दुरुस्त तरीका नहीं था, इसलिए कि इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय मांगी है। इससे पहले भी बेशुमार रेफरेंसेस इस तरह के आईनी मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले से जाते रहे। इस पे एतराज यही किया जा रहा था कि द बेटर वे वुड हैव बीन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, 226 के अंदर तरमीम लेके आना, पार्लियामान ये करता तो ही हो सकता था, क्योंकि आइन इस बारे में बड़ा क्लियर है, शेल का लफ्ज है। तो इस पे बड़ी लेदे हुई कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है ये, तो हुकूमत के पार्लियामान के करने का मामला है, कानून साजी के जरिए हो सकता है सिर्फ। सादिया, जिस तरह से डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन अंग्रेजी हम दोनों जानते हैं लेकिन हम नहीं पढ़ सकेंगे, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए लफ्ज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी नहीं कर सकेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। जो 226 के अंदर लिखा हुआ है, ऑल इलेक्शंस विच आर हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट फॉर फलाना फलाना। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ, ये इलेक्शन हमेशा से सेनेट इलेक्शन एक्ट 1975 के नीचे होता रहा है हर साल, वो भी निकाल के कोई देख ले। और फिर उसके बाद 2017 में सेनेट इलेक्शन एक्ट 1975 को मर्ज कर दिया गया एक बड़े कानून में, जिसको 2017 का इंतखाबी कानून कहते हैं। और इस हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट भी है, फिर इंडिया के अंदर से भी जजमेंट्स हैं, वो सारे प्रेसिडेंट सामने लगा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके सदर ने भेजा है। और उस क्वेश्चन पे आपने पहले सवाल किया था कि अगर वो मान जाते हैं तो फिर तो जाहिर है शो ऑफ हैंड की तरफ हम जाएंगे, नहीं होता तो क्या होगा, फिर बिजनेस एज यूजुअल होगा और जिस तरह के इंतखाबात पहले होते रहे उसी तरह के होंगे। और खदशा ये है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये भी लिखा गया रेफरेंस में होते रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने बहुत जरूरी है कि चीज को दी कि उसको रोकना चाहिए, पास जो है ये मामला लेकर जाया जाए। सो यू जस्ट लेफ्ट इट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। आजकल बड़ा तस्करा है, एक तरफ तो ऑब्वियसली जलसे और इस्तीफे और डेडलाइन दे रहे हैं, वजीर आजम इस्तीफा दे दो नहीं तो इस्लामाबाद आकर छीन लेंगे, सारी चीज़ें अपनी जगह पर। डायलॉग की बड़ी बात हो रही है और ये 2 दिन से मोहम्मद अली दुरानी साहब जब वो गए शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने जेल में मुलाकात भी की, गो के आज फंक्शनल लीग ने उनको भेजने की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि ये उनका मोहम्मद अली दुरानी साहब का खुद का इनिशिएटिव है, ये फंक्शनल लीग का, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये हमारा कोई इनिशिएटिव नहीं है। आप भी जानते हैं ट्रैक टू डायलॉग की बात हो रही है पाकिस्तान में या हमारी सियासत में, जब भी ऐसी बातें होती हैं तो ये किसी एक इंसान का इनिशिएटिव या किसी एक जमात का इनिशिएटिव नहीं होता, कई मुक़्तदर हल्के इसके पीछे होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, हुकूमत हिमायत कर रही है उनके इस इनिशिएटिव की कि भाई ठीक है डायलॉग होना चाहिए? Not at all. There is absolutely nothing on the table. अब ये गुफ्तगू क्या है, ज़रा पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए 2 लाइनों में, फिर मैं आपके सवाल का पस मंज़र और मेरे पास जो खबर है वो मैं आपको देता हूँ। पहला ये है कि गुफ्तगू ये है जिस तरह से आपको आके कोई कहे कि अपना टेलीविज़न आप बंद कर दें इसलिए कि मुझे आपके कंटेंट से इत्तफाक नहीं है, आप जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं इत्तफाक नहीं है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपसे मैंने क्या गुफ्तगू करनी है। अब वो ये कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें, वो ये कहते हैं कि DGI उनको हटाया जाए, वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ को हटाया जाए, और वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इस्तीफ़ा दे और उसके बाद हम कोई गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। गुफ्तगू ये है उनकी, ये सीधी सीधी बगावत पे उकसाना है इदारों को भी और लोगों को भी, और उसकी कोशिश करनी है जो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कई लोगों ने किया, वो नाकाम रही है। अब आ जाइए इस पे कि ये जितनी भी, मैं खबर पे चला जाता हूँ, हमारी खबर ये है कि लाहौर में जो कैदी है वो फरमाइशी मुलाकातें करके अपने ग्रुप के रिपोर्टरों और फिर ग्रुप के उसके जो डब्बे के अंदर बंद बैठ के तबसरे करते हैं, उनके जरिए से ये फैलाया गया कि ताकि लोगों को होप दी जाए। इसके टाइमिंग्स आप देखिए, लोगों को होप देके ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं वो इस्तीफों से कम भागेंगे तो 100% लोग
उनमें एक ग्रुप ऐसा है जो बड़ा ग्रुप है जो किसी कीमत के ऊपर इस्तीफे नहीं दे। इससे आगे मैं नहीं जा सकता, वरना आपको पता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मेरे पास है, इसलिए हमारे साथ लोगों के राब्ते भी रहते हैं। तो ये एक दूसरा पहलू इसका हो गया। तीसरा ये है कि कोई गुफ्तगू हम करने के लिए तैयार हैं पहले दिन से ही, दो के अलावा। एक तो ये कि हम नैब के दफ्तर पे नवाज शरीफ साहब और जो करप्ट कोएलिशन है उसके कहने के ऊपर, मिसाल के तौर पे अब मौलाना सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इस मुल्क में फौज में लेफ्टिनेंट जनरल से लेके मेजर तक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके हाई कोर्ट के जजेस तक उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, सदर वजीर आजम सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक आदमी उठ के कहता है मैं 5000 बंदे ले आऊंगा, तो जवाब नहीं दे रहे। देखिए, वो धरना देने की धमकियां काम नहीं आ सकती, इसलिए कि जो अरबों की जायदादें हैं, अगर किसी शख्स से पूछा जाए कि तुम्हारी कमाई कहां से आई, उसके पास कुछ ना हो, और एक जियो का उनका इंटरव्यू है जिस घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यूअर उनको पूछते हैं कि जी ये घर किसका है, उन्होंने कहा दोस्तों ने खरीदा, और हा लंबी करते हैं। तो ये मजाक नहीं हो सकता, इसलिए कि नोबडी इज अबव द लॉ, और कोई मुकद्दस गाय नहीं है। सबको बताना पड़ेगा कि जराए के आमदन और जिसके मारूफ हैं उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो बता सकते हैं। अच्छा, फिर इसका जो एक और पहलू है वो बड़ा जबरदस्त है, के हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद वो लोग कर रहे हैं। JUIF ने ये भी कहा है कि हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर देंगे चेयरमैन नैब के अगेंस्ट। तो क्या ये लीगली एडमिसिबल है? देखिए, वो जो मर्जी करें, एक बात तयशुदा है, उनको जो नोटिस गए हुए हैं उनके पीछे एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है कानून के मुताबिक। जब नोटिस का वो जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाएगा, फिर अदालत में खड़े होकर उनको जवाब देना पड़ेगा। ये बातें इन्होंने नहीं, ये तो इसहाक डार ने, आपको याद है जब पैनामा का था, उछल उछल के वो धुआं निकालते हुए कान से उसने तकरीर की थी खड़े होकर कि ये कौन होते हैं हमसे सवाल करने वाले। फिर नवाज शरीफ ने पूरी मुहिम चलाई थी क्यों निकाला वाली कि ये कौन होते हैं मेरे खिलाफ जजमेंट देने वाले, लेकिन वो जजमेंट आई भी, वो ट्रायल हुआ भी, वो नायल हुए भी, ताहयात नायली आई भी, सजा भी हुई, और वो सारा कुछ हुआ। इसलिए कानून के अमल को नहीं रोका जा सकता। जो असल में बात कहना चाह रहा था इस तसलसल में, वो ये है कि उनकी दो ही फरमाइशें, एक तो ये है कि NRO जो 34 अमेंडमेंट्स वो चाह रहे थे, 38 टोटल उसके सेक्शंस हैं नैब के जो ऑर्डिनेंस है 99 का उसके, और दूसरा वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की बड़ी बोली बाली फरमाइश है, वो कहता है कि आप नैब के दफ्तर पे ताला लगाएं, एल्फी मेरी बेटी डालेगी और चाबी मेरे भाई को दे दें। ऐसा नहीं हो सकता, एहतसाब चलता रहेगा। अच्छा। और गुफ्तगुएं हम इन दो के अलावा, नैब का दफ्तर बंद नहीं करेंगे, एहतसाब के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अदालतें फैसला करेंगी। बाकी किसी इशू पे गुफ्तगू करनी है उसके लिए पार्लियामेंट में आ जाइए। वैसे ही आजकल ये पहनना पड़ता है नकाब, आप बड़ा नकाब पहन के आ जाए पार्लियामेंट में, बात कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आकर फिर डिस्कशन यहीं से आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वी आर इन कन्वर्सेशन विद एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर बाबर अवान। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आजकल एक और मामले को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। इजराइल को तस्लीम करना है नहीं करना। वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ये इशारों कनायों में बात करते हैं कि इसके लिए कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है। फिर अभी आपके सामने ये मौलाना अजमल कादरी लीक्स कह लें उनको, या जो उनके इंकशाफात सामने आए हैं कि 98 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कहने पर उन्होंने वहाँ का दौरा किया था। तो ये क्या माजरा है? क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहा है? सऊदी अरेबिया की मुलाकातें, बहरीन, UAE, क्या पाकिस्तान का अगला नंबर आने वाला है? नहीं, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है और न्यूक्लियर भी है। और ये मुस्लिम उम्मा में इसकी सबसे ज़्यादा मुमताज़ हैसियतें जो जियोपॉलिटिकल दुनिया में भी और स्ट्रेटेजिक दुनिया में अगर किसी की हैं मुल्क की, तो वो अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से और मदीने की नज़र से वो इस मुल्क की हैं, हमारे पाकिस्तान की हैं।
पहले मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में कहना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में कि कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत की भी पॉलिसी यही थी। हम ये समझते हैं कि क़िबला अव्वल को आज़ाद होना चाहिए और जो 2 स्टेट्स का जो उनके साथ मुआहदा था उस पर अमल दरामद होना चाहिए और किसी कीमत पे भी इसराइल को पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। अब एक इसका पहलू, इसका दूसरा पहलू ये है कि वो कौन लोग हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो अमेरिका में जो उनके एडवाइज़र बैठे हुए हैं, वो एडवाइज़र जो भगोड़े हैं पाकिस्तान की अदालतों के, वो उनको मशवरे देते हैं कि आप इस तरह की बहस छेड़ें। आप उसका सबूत मैं आपको देता हूँ। आप मरियम नवाज साहिबा की निकाल लीजिए वो ट्वीट जो उन्होंने डिलीट कर दी थी चंद घंटों के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके वफद वाली बात उसमें आई थी। उसी को जो अजमल कादरी साहब हैं उन्होंने कहा है और वो कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये दूसरी बात होगी। अब तीसरा ये है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे आलमे इस्लाम में मैनेजर्स की बात दूसरी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ खुल के, कई लोगों के लिए ये बात सख्त लगेगी लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, आलमे इस्लाम में सारे मुसलमानों का मौक़िफ़ एक ही है इसराइल के बारे में। मैनेजर्स की मैं बात नहीं कर रहा। और मौक़िफ़ ये है कि क़िबला अव्वल को आज़ाद होना चाहिए और वो फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा होना चाहिए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ कायद-ए-आज़म से लेके मौजूदा हुकूमत तक हमेशा से जो मौक़िफ़ चला आ रहा है वही रहेगा। और इसमें एक जमात जो है PDM की, उसकी जो सरबराह है उन्होंने ट्वीट की, उनके ऊपर ये इंकशाफ हो गया कि उन्होंने एक नहीं 2 वफूद भेजे थे इजराइल, और दूसरी जमात जो वो कहती है मैं कराची में इजराइल के हवाले से जुलूस निकालूंगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये चूं चूं को मुरब्बा इसको लोग कहते हैं, ये भानमती का कुंभा बन गया है। और आज जो ऐलान कर दिया सीधा सीधा जो सिंध के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा हम तो दोनों इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो कहां गए इस्तीफे? 12 मार्च तक तो सारा ये मुकम्मल होना है प्रोसेस। तो फिर तो एडजन हो गया ना। पहले कहते थे 31 दिसंबर को चली जाएगी इस्तीफों की लॉट सारी, और जो 2 इस्तीफे गए उससे भी भाग गए, नहीं छोड़ सकते सेनेट को लेकर। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी, बिल्कुल वो 2 भी हमने देखा, उन्होंने कहा हमने तो पार्टी लीडरशिप को पहुंचाए थे, ये पता नहीं कैसे स्पीकर ऑफिस तक पहुंच गए। लेकिन अगर इनके इस्तीफे आ जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए क्या वाकई इतना आसान होगा जैसे वजीर आजम क्लेम करते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम तो ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, बहुत अच्छा है, हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी? देखिए सादिया, प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो आइन वो कहता है, वो खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहे। इसलिए कि इस्तीफा एक हो या 1 दर्जन हो या इससे जायद हो या इससे कम हो, इस्तीफे का एक ही तरीका लिखा हुआ है कि जो ही कोई सीट वैकेंट फॉल करेगी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, उसमें ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। इसलिए वो आइन की जुबान बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। दूसरा ये है कि आइनी तौर पर जिन 2 के इस्तीफे गए हैं उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो लिख के हजरात अपना इस्तीफा वापस ले लें या फिर जो स्पीकर हैं वो कोई फैसला करें। अब तीसरी जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप जरा मौलाना की तरफ थोड़ी सी निगाह करिए, देखिए कि इनके बेटे कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं, इनके भाई असेंबली में सेनेट में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, इनके रिश्तेदार और घर के लोग बैठे हुए। वो खुद ही नहीं इस्तीफा देते तो लोग उनके कहने के ऊपर क्यों इस्तीफा देंगे? वो जो शख्स खुद गुड़ खाना नहीं छोड़ सकता, वो खड़ा होके चौक में अगर कहे कि गुड़ खाने से शुगर हो जाती है और आप बचिए इससे, तो कौन उसकी बात पे यकीन करेगा? देखिए इस महीने की भी उन्होंने तनख्वाहें ली हैं, इस महीने की भी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई हैं जिसमें सीधी तनख्वाहें उनके जेब में जा रही हैं, उनके घरों में जा रही हैं, कुछ किए बगैर, पार्लियामेंट को माने बगैर, इजलास किए बगैर और कोई पार्लियामेंट्री बिजनेस किए बगैर, इस कौम के खर्चे से, खजाने से और गरीबों की जेब से इस महीने की तनख्वाहें भी ले गए। वो पहले जो कहते हैं कि जी हम किसी कीमत पे भी सबको इस्तीफा दिलवाएंगे, अपने घर से आगाज करने में हर्ज क्या है? ये सारे एक दूसरे को मुस्ताफी कराना चाहते हैं, खुद इस्तीफा नहीं देना चाहते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो अभी तक जैसे सियासत चल रही है, इस्तीफों की बात हो रही है, अपोजिशन सड़कों पे आने की, लॉन्ग मार्च की बात करती है, क्या इससे कुछ हुकूमती हलकों में भी आपकी जमात के अंदर भी कोई हलचल है? क्योंकि काफी दिनों से अपोजिशन के लोग, मैं नाम लेकर यहाँ पे राना सनाउल्लाह का चलें जिक्र कर लेते हैं, वो कहते हैं कि जी कुछ वुज़रा हैं जो कि हमारे से राब्ते में हैं, उन्होंने नाम लिए प्रोग्राम में, उन्होंने कहा फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, शफकत महमूद और शाह महमूद कुरैशी, ये बैलेंस्ड लोग हैं, ये चाहते हैं कि मामलात सुलझें, लेकिन ये आकर हमें बताते हैं कि वजीर आजम साहब को तो हमने समझाया लेकिन वो हमारी सुनते नहीं। तो क्या आपके वुज़रा अपोजिशन से ये बातें करते हैं जाके इस तरीके से उनसे राब्ते में?
देखिए, कोई वजीर ऐसा नहीं है जो वजीर आजम की पॉलिसी के खिलाफ कुछ कर सके। और इनकी बातों पे अगर आप यकीन करें तो आपको फिर लगेगा कि रात को नवाज शरीफ आए थे F-16 की तरह और उतरे थे जाके लाहौर एयरपोर्ट पे और पूरी फजाओं में उड़ के वो वापस चले गए। हर वक्त इधर ही होते हैं और वो निगरानी करते रहते हैं हर कारकुन की। ये मैंने इसीलिए शुरू में ये कहा था कि इतनी लंबी कहानी करने की बजाय आपका एजेंडा है सिर्फ 3 नुकाती। एक तो ये कि आप 2.25 साल से कुछ दिन ऊपर हो गए, आप कह रहे हैं कि हमने हुकूमत को इस महीने घर भेजना है, और दूसरा उसके लिए रास्ता जो आपने चुना है, आप कहते हैं कि हम पहले जलसे करेंगे और उसके साथ इस्तीफे देंगे। जलसे मुकम्मल हो गए, आपने कहा था कल्मिनेट करेगा आर या पार लाहौर में हो जाएगा, अब इस्तीफों की बारी है। 2 ना इस्तीफा रोका किसने है? दफ्तर का पता नहीं है तो मैं बोर्ड 0 पॉइंट पे कल नया लगवा देता हूं कि इस्तीफा देने वाला दफ्तर किस तरफ है। इनमें से एक आदमी भी जो बुनियादी तौर पे मैंने कहा जो पार्टी इंसाफ को कहती है इस्तीफे तो वो खुद नहीं दे रही। सिंध वाले तो निकल गए ना जी, अब तो बात खत्म होगी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेगी, सेनेट इलेक्शन लड़े, ये सारे भी लड़ेंगे, इनमें से कोई इस्तीफा नहीं देगा। व्हेन प्राइम मिनिस्टर सेज कि ये लिखवा लो वाली बात जो उन्होंने की है, बिल्कुल इसके ऊपर नजर आ रहा है इनका पूरी तलाक है। सिंध पीपल्स पार्टी तो निकल गई। पीडीएम रेंट ए क्राउड पे चलता है ना जी, पीडीएम तो एक रेंटेड क्राउड है, सबको पता है, कैप्टिव रेंटेड क्राउड है, उसके ऊपर चलता है। यस, और बाकी किस जगह से लोग निकले? ये यानी मौलाना साहब के साथ याद है वही हो रहा है जो पहले इन जमातों ने किया था, और उसके बाद उनको अपने लोग हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना शेरानी और दीगर लोगों को निकालना पड़ रहा है। देखिए, इनमें से जो 3 लोग हैं उनके साथ तो मैं पार्लियामेंट में रहा हुआ हूँ, शिरानी साहब भी और हाफिज हुसैन अहमद साहब भी, और हमारे साथ सेनेटर रहे इनके दूसरे मौलाना भी, और ये दूसरे जो साहब हैं, चौथे जो साहब हैं वो रहे MPA भी। तो देखिए, जिम्मेदार लोग हैं, ये बैलेंस्ड लोग हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इदारों के खिलाफ 3 बातें कर रहे हैं। इदारों के खिलाफ बात ना करो। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर लगे हुए सवालों का जवाब दो। और तीसरी बात वो कहते हैं कि इमरान खान सिर्फ ये टर्म पूरी नहीं करेंगे, अगली टर्म भी इन्हीं की है। उनको नजर आ रहा है, वो आंखें खोल के देखते हैं, अगर किसी की चश्मे सब्ज हों तो उनको फिर हर तरफ सब्जा और हरा नजर आएगा। अच्छा, मैं उन पे तबसरा मैं ये करना चाहता हूं कि जो इस वक्त इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके मुताबिक जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है सादिया, वो लोग निकले नहीं है पार्टी से, इसलिए कि ना उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, ना उनसे जवाब मांगा गया, ना उनको एलिगेशंस की चार्जशीट दी गई, ना ही उनको सफाई का मौका दिया गया। आइन का आर्टिकल 10A निकाल के पढ़ लीजिए कि जहां किसी जगह भी किसी के ऊपर कोई चार्ज आएगा, अगर क्रिमिनल है या कोई सिविल लाइबिलिटी की किसी तरह की भी बात है, तो ये लोग वो हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, उसके लोग हैं। अब इसका एक नतीजा ये भी वो निकाल सकते हैं कि इलेक्शन जो मौलाना साहब कराते हैं, घर में बैठ के कराते हैं। देखिए ना, कोई कमेटी बनी, किसी ने कहा डिसिप्लिनरी कमेटी बन गई है, किसी ने उनको कोई नोटिस भेजा किसी जगह पे, इसलिए ये गैर कानूनी हुआ है, इसलिए इसकी हैसियत कोई नहीं है कानून और आइन की नजर में। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आप कहते हैं ये गैर कानूनी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब, मुशीर वज़ीर आज़म के बराए पार्लिमानी उमूर, हमसे इस सेगमेंट में प्रोग्राम के बात कर रहे थे। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है अपोजिशन की इस तहरीक से या इस लॉन्ग मार्च से जो कि PDM कह रही है कि वो आएंगे इस्लामाबाद। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी यही कहा, वज़ीर आज़म साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई देकर दिखाएं इस्तीफ़े। वज़ीर आज़म ने कहा कि लिख कर देता हूँ, ये इस्तीफ़े नहीं देंगे। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे, जिसकी पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक होती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। और इसी हवाले से हमारे पास मेहमान मौजूद होंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे। मुल्क भर में अगर हम देखें तो कोरोना के हवाले से नंबर जो है वो तशवीशनाक हद तक उसमें इजाफा देखा जा रहा है। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 6.12% तक पहुंच चुकी है। 6.12% जो है वो इसकी शरह इस वक्त देखी जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि नई किस्म का कोरोना एक जिसका इंकशाफ हुआ बरतानिया में और उसके बाद फ्रांस में भी इसी किस्म का जो नई किस्म बताई जाती है इस कोरोना की कोविड-19 की वो पाई गई है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब के हवाले से पिछले दिनों एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जो नई किस्म है कुछ उसके शवाहिद मिले हैं उसकी मौजूदगी के कराची में। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उसकी तरदीद कर दी। इस पे ज़रा बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी कि इस वायरस के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि बच्चों को ये ज़्यादा मुतासर कर रहा है और कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जिसमें कोविड डिटेक्ट नहीं होता, ये वायरस डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्सरेज पर ये वायरस की डिटेक्शन जो है वो हो रही है। और ये बयान जो है वो हमने देखा है कि पेम्स के डॉक्टर की तरफ से आया है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स, और डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO इंडस हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपसे ही, आपके बयान से ही पहले तो मैं आगाज़ करना चाहूँगी कि ये वाकई सही बात है कि जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि नई किस्म बरतानिया में या फ्रांस में है कोरोना की, वो पाकिस्तान में भी उसकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, और ये कितनी ख़तरनाक है पहली किस्म के मुकाबले में? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये बात सही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि बरतानिया वाली जो किस्म है वो पाकिस्तान में पाई गई है, ये गलत रिपोर्टिंग हुई थी जी। मैंने ये कहा था कि वायरस ये म्यूटेट कर रहा है। ओके, क्योंकि आपके नाम से ये बयान मंसूब हुआ, चलता रहा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। जी हाँ, मैंने ये कहा था कि हमें ऐसी किस्में मिली हैं वायरस की जहाँ पे उन जीन्स में तब्दीलियाँ आई हैं जो स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं, और बरतानिया में भी जो तब्दीलियां आई हैं वो उन्हीं जीन्स में आई हैं जो स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं। लेकिन हमें जो मिली हैं वो मुख्तलिफ जीन्स हैं, उनसे जो तब्दीलियां बरतानिया में आई हैं उससे मुख्तलिफ वेरिएंट है जो हमने यहाँ कराची में सैंपल में देखा है। इट इज़ नॉट द सेम वन, इट इज़ अ डिफरेंट वन, ये मैंने कहा था। बिल्कुल ठीक है। और अभी जो जिस तेज़ी से या जिस शरह से इसकी तादाद में, मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे कि वाकई ये पहली फेज से ज़्यादा ख़तरनाक सतह तक हम पहुंचते चले जा रहे हैं? अब तो हमें एहतियात वगैरह कुछ भी नजर नहीं आता। जी जी, ये वायरस जो है ये मुस्तकिल म्यूटेट कर रहा है जैसे कि वायरसेस करते हैं। और कराची यूनिवर्सिटी में जो जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, वहाँ पर हम इसको टाइम डिपेंडेंट स्टडीज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से ये तब्दील हो रहा है वक्त के साथ साथ। और शुरू में आज से 6 महीने पहले हमने 8 तब्दीलियाँ देखी थी, 8 इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में 8 जगहों पे तब्दीलियाँ आई थी। अब हमें 109 मुख्तलिफ म्यूटेशन मिली हैं जो कि इसके 48 सैंपल्स को एनालाइज किया है। तो ये वायरस जो है अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। इसकी वजह से यकीनन ख़तरा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ये तब्दील करता रहता है तो कुछ तब्दीलियां ऐसी भी हो सकती हैं जिससे इसकी एग्रेसिवनेस बढ़ जाए, जिससे इसका मोर्टेलिटी रेट यानी अमवात बढ़ जाए। तो इस वजह से जितनी एहतियात की जाए बेहतर है। लेकिन अभी हम ये हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि इन तब्दीलियों के नतीजे में ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है या क्या तब्दीलियों की वजह से क्या इसके बिहेवियर में फ़र्क पड़ रहा है, इसको कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। ठीक है, क़ब्ल अज़ वक्त होगा। ठीक है, यही सवाल पहले तो मैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब आपकी राय इसी पे चाहूँगी कि ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि ऑब्वियसली म्यूटेशन देखी जा रही है, वायरस मुसलसल म्यूटेट कर रहा है। तो इस म्यूटेशन के बाद पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदगी है इस वायरस की, वो आपको क्या लग रहा है कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा ख़तरनाक है? नहीं, देखें, बात ये है कि अभी तक तो कोई ऐसी शवाहिद नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम यही है कि जो है ना SOPs पे अमल नहीं हो रहा। जब SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो कोई भी वायरस होगा वो स्प्रेड करेगा, तो नंबर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में अभी हफ्ते देखें, अगर आप देखें जब ये दूसरी लहर आई थी तो हम 7.2 7.3 पे गए थे,
लेकिन पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो फिर थोड़ा सा एक प्लेटू नज़र आता है, क्योंकि पहले 3000 से प्लस केसेस थे, अब ये 2000 वाले उसमें आ गया है, तो 6.2 पे हम आ रहे हैं, तो एक प्लेटू नज़र आ रहा है। और उसमें यही है कि हमको जो है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमको जो है ना एहतियात के ऊपर जो है ना, प्रिवेंशन ही जो है ना वही इसके ऊपर जो है, मास्क को पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, गैर ज़रूरी तौर पर जो है ना हमने किसी गैदरिंग में नहीं जाना, ये अगर अमल करेंगे ना तो फिर ठीक रहेगा। तो इसलिए अभी एग्रेसिवनेस कह नहीं सकते कि, क्योंकि बरतानिया में उन्होंने कहा था कि ये जो वेरिएंट आया वो 70% ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन हमारी जब तक अगर हम अपनी रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे तो हमको, क्योंकि रवैयों की तब्दीली की वजह से हम खुद जिम्मेदार हैं इस सेकेंड वेव के लिए, क्योंकि हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली अभी कोई ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा है, पूरे मुल्क में आप देखें ना तो कोई वो चीज़ नहीं हो रही। तो इसलिए अभी वायरस को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वायरस की म्यूटेशन किसी तरफ भी जा सकती है, वो माइल्डर फॉर्म में भी हो सकती है और वो एग्रेसिव फॉर्म में भी हो सकती है, तो प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर अताउर रहमान साहब, एक चीज़ और भी, ऑब्वियसली जिस तरह अभी डॉक्टर बारी भी कह रहे थे कि लास्ट वीक 7% हमने शरह देखी, अभी इस हफ्ते थोड़ा कम हुआ, लेकिन फर्स्ट फेज़ के मुकाबले में अभी तादाद की शरह बढ़ी है। क्या ये भी वजह हो सकती है कि इतनी टेस्टिंग नहीं थी पहले और अब टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है? दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न। मेरे ख्याल से टेस्टिंग तो पहले भी इतने कोई 30-40 हज़ार टेस्ट रोज़ाना हो रहे थे जो आज से 2-3 महीने पहले, और अभी तकरीबन 40-45 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से टेस्टिंग की बात नहीं है, जो डॉक्टर बारी ने फरमाया वो बिल्कुल सही है कि हमने रिलैक्स हो गए, हम एहतियात नहीं कर रहे, और उसकी वजह से ये आप एहतियात नहीं करेंगे तो खुद ब खुद बढ़ेगा। और ये जो है, ये जो ज़्यादा वजह जो है उसकी वो यही है कि हमने एहतियात करना कम कर दी है। एक टायर्डनेस, एक थकावट भी, एक फटीग भी हो सकता है कि कोविड फटीग, कि अब कब तक एहतियात करें। तो इस वजह से अगर आप एहतियात कम करेंगे तो ये खुद ब खुद फैलेगा, और खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा फैल गया तो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन अभी तक जो इस वक्त सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि मामला दोबारा कंट्रोल में आ रहे हैं। ये एक स्टेबलाइज हो गया है एक लेवल पर, 3000 पे जाके अब तकरीबन 2500-2000 के दरमियान रोज़ाना केसेस आ रहे हैं। और अगर हमने एहतियात अच्छी रखी तो इंशाल्लाह ये प्लेटो जो है ये फिर एक घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर बारी, ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली अभी तो पाकिस्तान में तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन जनवरी से क्योंकि कुछ स्कूल्स खुल रहे हैं, कुछ बच्चों के ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स हैं, सो जो कंसर्न्ड पेरेंट्स हैं वो ये ज़रूर सुनना चाहते हैं कि क्या वाकई ये जो बरतानिया के हवाले से हमने देखा, वहाँ डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या इस किस्म के कोई शवाहिद वायरस के यहाँ पाकिस्तान के हवाले से भी कह सकते हैं, या आपके पास जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं उसमें क्या बड़ी शरह बच्चों की भी है इस वक्त? नहीं, अभी ऐसी कोई शरह बच्चों की नज़र नहीं आ रही है, लेकिन देखें जब वायरस मौजूद होता है, म्यूटेंट वायरस, चाहे वो यूके में हो, जैसे फ्रांस में चला गया है, तो हमको ये ज़रा देखना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी तो है कि वो चीज़ पाकिस्तान में भी आ सकती है, क्योंकि ये वायरस जब दुनिया में मौजूद होता है और फिर ट्रैवलिंग हो रही होती है तो ये आ सकता है यहाँ पर। लेकिन अभी ऐसा कोई अलार्मिंग इंक्रीज़ बच्चों का नज़र नहीं आया हॉस्पिटल्स के अंदर। अच्छा चलें, ये अच्छी बात है कि क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली जनवरी में जिनके स्कूल्स जिन बच्चों के खुल रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, और उनके पास एक इनएविटेबल उनके लिए सिचुएशन है कि वो एग्ज़ाम्स की वजह से ऐसा भी नहीं है कि बच्चों की छुट्टी करा सकें या ऑनलाइन क्लासेस दिला सकें, बिकॉज स्टूडेंट्स they have to go to their schools and colleges. डॉक्टर अताउर रहमान साहब, एक सवाल, ये जो हमने देखा कि ऑब्वियसली ये पहले कहा गया कि कुछ में सिम्टम्स पेशेंट्स में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं। अब एक और चीज़ मैं देख रही थी, पिम्स के डॉक्टर ने कहा कि कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जिनके टेस्ट होते हैं लेकिन कोविड-19 उनका टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में नेगेटिव आता है, सॉरी जो कोविड का टेस्ट है उसमें नेगेटिव आता है, लेकिन अगर कोई और सीटी स्कैन हो या चेस्ट एक्सरे वगैरह कराया जाए तो उसमें कोविड-19 पाया जाता है।
सो ये किस तरीके से ये चीज़ एक्सरेज में आ रही है और कोविड का जो असल टेस्ट है उसमें नहीं आ रही? बात यह है कि कोविड का टेस्ट जो है वो PCR बेस्ड होता है। एक मशीन होती है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके तहत ये टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर 25 से 30% अच्छी कंडीशन में भी फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। यानी कि किसी आदमी को कोविड हो लेकिन उसमें दिखाई ना दे, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि सैंपल कलेक्शन की भी हो सकती है बात, या फिर जिस अंदाज से जो किट इस्तेमाल की है उसकी वजह भी हो सकती है। लेकिन अगर सब चीज़ सही भी हो तो भी वो इतनी क्वांटिटी में ना हो कि वो डिटेक्ट हो जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है कि फॉल्स नेगेटिव आते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि न्यूजीलैंड में जो हमारी टीम गई थी, टेस्ट टीम जो खेलने गए थे क्रिकेटर्स, उनके 2-2, 3-3, 4-4 बार टेस्ट हुए हैं ताकि उसके ये 100% वो श्योर हो जाएं, या जितना श्योर हो सकते हैं कि वाकई उनमें है या नहीं। उस फॉल्स नेगेटिव जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये जो है, ये इसके जो टेक्निक के अंदर एक ये मसला है कि इसको 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक दफ़ा किसी को हो जाए तो फिर उसके बाद आप एंटीबॉडी टेस्टिंग करके ये पता कर सकते हैं, चाहे उसमें सिम्टम्स हो या नहीं, कि इसको हुआ है, इसको हो चुका है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये जो हम पहले वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो इसकी वैक्सीन की फराहमी पाकिस्तान में कब तक मुमकिन हो पाएगी? और साथ ही साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि सबसे पहले तो जो फ्रंट लाइन हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये प्रोवाइड की जाएगी, तो आम आदमी के लिए ये कब तक अवेलेबल होगी और किन किन ममालिक से इस हवाले से पाकिस्तान के राब्ते हैं? जी, बात यह है कि इस वक्त 9 कंपनियां हैं दुनिया की जिनके वैक्सीन जो हैं वो या तो फेज 3 मुकम्मल कर रही हैं या मुकम्मल कर चुकी हैं, जिसमें से 4 अमेरिकी कंपनियां हैं, 3 जो हैं वो चाइनीज़ कंपनीज हैं, एक बरतानिया की है और एक रशियन है। ये 9 कंपनियां हैं और जो वैक्सीन इस पे काम कर रही हैं वो 200 कंपनियां से ज़्यादा कंपनीज हैं जो वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश में हैं। लेकिन फिलहाल इन 9 कंपनीज पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इनकी वैक्सीन या तो अब अवेलेबल हो गई हैं या होने वाली हैं। जिनमें से 2 जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं। एक जिसको सिनोफार्म का नाम है, जो बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, तो वो हमारा इदारा जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज कराची यूनिवर्सिटी में, वो इंडस हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर बारी के साथ मिलकर ही इसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं एज ए जॉइंट प्रोग्राम। अच्छा। और दूसरा जो है कैंसिनो बायो, उसका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो NIH जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल के साथ मिलकर कर रहा है। तो और इन कंपनीज के साथ अरेंजमेंट है कि ये तरजीही ही बुनियाद पर और मुनासिब कीमत पे पाकिस्तान को देंगे। और इसके लिए हुकूमत ने काफ़ी रकम भी सेट असाइड कर ली है कि $100 मिलियन पहले दिए थे, उसके बाद $50 मिलियन और तो पैसे भी मुख्तस करे जा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तो अगले साल कब तक ये अवेलेबल हो सकती है? कि ऑब्वियसली पहली फेज में तो सब हेल्थ वर्कर्स को चली जाएगी, तो आवाम के लिए ये कब अवेलेबल हो पाएगी? मेरा ख्याल है कि ये अगले साल के शुरू में, यानी कि जनवरी-फरवरी में ये मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस तादाद में कि पूरे आवाम को मिल सके, कोई 15-20 करोड़ लोगों को मिल सके, उसके लिए आपको 6 से 12 महीने मेरा अंदाजा है कि लगेगा कि वो पूरे मुल्क में इतने बड़ी क्वांटिटी में आए और फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को दी जाए, तो उसमें खासा टाइम लगेगा। लेकिन शुरू हो जाएगी आपके अगले साल के शुरू में, जैसे डॉक्टर बारी साहब ने फरमाया। ठीक है, तो डॉक्टर बारी, ये जो अभी डॉक्टर अताउर रहमान साहब फरमा रहे थे कि इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलके जो चल रहे हैं ट्रायल्स चल रहे हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स कितने सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक? देखिए, उसका तो हमने ट्रायल करना है, सक्सेसफुल तो उसी वक्त होगा जब उसको अनफोल्ड करेंगे। और जो डॉक्टर साहब NIH के साथ भी मिल के हम लोग जो कैंसिनो बायो की है, उसके तो हमने 31 दिसंबर तक तमाम डेटा चला जाएगा। तो होपफुली जनवरी में वो अनफोल्ड होगा, उसके बाद उसकी जो रिज़ल्ट्स आएंगे। लेकिन तो अभी तक कोई ऐसा जो है ना इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं आया है, एडवर्स रिएक्शन कोई नहीं हुए हैं अभी तक। कोई इंडस में कोई तकरीबन 2500 से ज़्यादा केसेस किए, मतलब वॉलंटियर इसमें शामिल हुए थे। मैंने और मेरी फैमिली ने भी खुद वॉलंटियर किया था, क्योंकि हम लोगों को और आपके तवज्जुह से अभी भी कोई 700-800 और लोग हैं
जिनको हमको इस एक हफ्ते के अंदर करना है। तो लोगों को चाहिए कि जितना जल्दी वॉलंटियर करेंगे, जितना जल्दी ये चीज़ें उनके पास पहुंचेंगी तो उसको अनफोल्ड करके उसके रिजल्ट्स आएंगे और इतनी जल्दी मार्केट में आएगा। तो हम लोगों को तो उसमें अभी तक जो आपके ट्रायल्स हुए उसमें ऐसी कोई चीज़ के एज ग्रुप हो कोई ख़ास कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, या फिर पीपल विद सर्टेन डिजीजेज उन पर असर नहीं करेगी या किसी और पर असर करेगी, ऐसा नहीं? नहीं, अभी कुछ अनफोल्ड, अभी तक तो सब कुछ, ये अभी डेटा कलेक्शन हो रहा है और ये सब ब्लाइंडेड है। जब डबल ब्लाइंड स्टडी है, जब इसके बाद उसको अनफोल्ड करेंगे तब उसके ये सारे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब पहले डॉक्टर अताउर रहमान साहब से, फिर आपसे, एक ऑब्वियसली बड़े लोग ये बात भी करते हैं, हम पाकिस्तान की सियासत में भी देख रहे हैं कहीं पर आपको कुछ केयर तो नज़र आती नहीं है, जलसे भी चल रहे हैं, अपोजिशन की रैलीज भी चल रही हैं, सब कुछ ही चल रहा है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, क्या आप इस फेवर में हैं, जैसे हमने दीगर ममालिक में देखा कि अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ भी तो दोबारा लगाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे? आपको लगता है कि पाकिस्तान में हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए इस वक्त? मेरे ख्याल से जो अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं वो बहुत मुनासिब रही हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर देखा जा रहा है कि कहाँ पे ये वायरस आ रहा है और फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, और उसके बुनियाद पे जैसे कि डॉक्टर बारी साहब ने भी फरमाया कि एक प्लेटो रीच हो गया है, कुछ कम होना शुरू हो गया है। तो सारे को कंप्लीट लॉकडाउन प्रैक्टिकली करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उससे बहुत गरीब लोग जो हैं बहुत मुतासिर होंगे। मुनासिब तो इस वजह से हमें आई हैव टू वाइंड हियर, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।